ओके, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में सेक्शन 48 सीख लिया था। सेक्शन 48 जो कि बताता है हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। तो मैंने बता दिया था पुराने लॉ नए लॉ में कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के क्या नियम है। क्वेश्चन भी कल करे थे, इसके कुछ 2-3 तो कर ही लिए थे। तो अब आगे क्या है, आज का हमारा जो अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, याद है कल मैंने आपको बोला था सेक्शन 47, वो लाठी सर ने अपने बेटे को मकान दिया वाला, जो ज्वेलरी दी 2 किलो सोना, कुछ याद अगर आपको आ जाए तो सेक्शन नंबर 47 मुझे यह बताता है कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिससे इनकम टैक्स के इस हेड में ट्रांसफर नहीं माना जाता है। तो अब आपका अगला सेक्शन आपकी आंखों के सामने आ रहा है, पढ़िए सेक्शन 47 क्या हेडिंग है? ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। क्या होगा? ये जो भी ट्रांजैक्शन जिसे लॉ ट्रांसफर नहीं मानता है, अगर ये ट्रांजैक्शंस मैं करता हूं तो मुझे कैपिटल गेन लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। सीधी बात बोलूं तो मुझे कैपिटल गेन का कोई इनकम जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इन लेन देनों को इनकम टैक्स वाले ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते। तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लेन देन है, अपन कुछ खास खास जो काम आएंगे एग्जाम के हिसाब से आ सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रहा होगा, देखिए अब एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ ए एचयूएफ। सिंपल है। अगर आपको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अलग पर्सन है और उसकी टैक्स रेट क्या है? स्लैब रेट। अबे 5 लोगों की रेट है तो स्लैब रेट ही है ना। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन। तो सिंपल ही है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो जाता है तो आप बताइए पार्टीशन के बाद एचयूएफ की एसेट का क्या होगा? परिवार की एसेट्स का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगी। इतना ही नहीं पता आपको क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में। तो अब ये लॉ कहता है कि कोई भी कैपिटल एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है एचयूएफ के द्वारा अपने मेंबर्स के बीच में पार्टीशन के टाइम, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं माना जाता और एचयूएफ को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। मतलब परिवार के पास 2 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, पार्टीशन में मेंबर्स को बांट दी, परिवार को कोई टैक्स नहीं देना इस 2 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लेन देन सेक्शन 47 का लेन देन, ऐसा लेन देन जिसे ट्रांसफर नहीं माना। क्लियर है? तो लिखिए पहला लेन देन, ये यहां से लेकर यहां तक। अब इसके सब सेक्शन की जरूरत मेरे को नहीं लगती, आप तो केवल लिख दो ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन 47। लिख लिया पहला। सेकंड वही है जो कल मैंने आपको करीब करीब समझा ही दिया था। क्या था, याद है आपको? गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में अगर मैं अपनी कोई एसेट किसी को देता हूं तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ अंडर गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस भी लिखी दो।
तो मान लीजिए मेरे पास कोई गोल्ड चेन है, मैंने गिफ्ट कर दी अपने दोस्त को, तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे कोई टैक्स नहीं देना, दोस्त को देना है कि नहीं देना है वो अलग क्वेश्चन है। फिर जिसे गिफ्ट मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। हाँ, पर जो गिफ्ट में एसेट दे रहा है उसे तो कोई टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट इजी है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। सीधी बात बोलूं तो होल्डिंग सब्सिडरी वर्ड सुने आपने? तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी कैपिटल एसेट अपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करे, समझ आ गया क्या बोला मैंने? होल्डिंग कंपनी ने अपनी कैपिटल एसेट किसे ट्रांसफर करी? ये सब्सिडरी होली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए बस। व्हाट इज होली ओन्ड? 100% होनी चाहिए, वैसे 51% में ही बन जाते हैं शायद, पर यहां पे होली ओन्ड सब्सिडरी इसके बीच में लेन देन है। तो अगर इससे कोई एसेट इसके पास जाए या वाइस वर्सा भी हो जाए, वाइस वर्सा मतलब तो ये जो भी ट्रांसफर हो रहा है इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं। मतलब होल्डिंग कंपनी ने अपना एक प्लॉट, एक जमीन सब्सिडरी को दे दी, कोई टैक्स बनेगा इस लेन देन पे? नहीं बने, क्योंकि ये लेन देन ट्रांसफर नहीं है। क्लियर? बशर्ते सब्सिडरी कौन सी सब्सिडरी हो? होली ओन्ड सब्सिडरी। एक बार और बोलो तो लिख दीजिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी कंपनी। और चौथा ट्रांजैक्शन इसका रिवर्स है, तो क्या लिखोगे? वापस लिखोगे क्या इसका? इसके आगे लिख दो ऑब्लिक वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या हुआ बताओ? होली ओन्ड सब्सिडरी ने अगर होल्डिंग को दी एसेट तो भी ट्रांसफर। हो गया क्या? चौथा देख लो, यही है ना। पांचवा लेन देन, पांचवा लेन देन वही डीमर्जर का है, सॉरी अमालगमेशन का है। क्या होता है? कंपनी एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, ये अमालगमेशन हो गया इनके बीच में। तो किससे किसके पास एसेट जाने वाली है? ऐसा बोल सकता हूं अमालगमेटिंग की एसेट अमालगमेटेड के पास जाएगी, पर इस लेन देन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है ना। तो अमालगमेटिंग कंपनी की कोई कैपिटल एसेट अगर अमालगमेटेड कंपनी के पास ट्रांसफर होती है तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माने। सिमिलर लाइन पे एक और भी बताई देता हूं, वो जैसे कल वाला एग्जांपल याद कर लो, आईटीसी लिमिटेड और आईटीसी होटल लिमिटेड डीमर्जर हो गया था, आईटीसी की कुछ एसेट जाएगी इसके पास, इसे भी ट्रांसफर नहीं माने। तो अगले दोनों पॉइंट वही है, लिखिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड इंडियन कंपनी और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय डीमर्ज कंपनी टू रिजल्टिंग इंडियन कंपनी। ये नियम किस पे एप्लीकेबल हो रहा है बताओ पहले? कंपनी पे। जो कंपनी ये ट्रांसफर कर रही है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये तो जरूरी था, वरना तो अमालगमेशन ही होना बंद हो जाएंगे। भाई अगर अमालगमेशन और पुरानी की एसेट नए के पास जाए और आप कैपिटल गेन की इनकम बना दोगे तो फिर तो टैक्स के चक्कर में अमालगमेशन से डरेंगे। तो इसलिए अमालगमेशन को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोचो तो, बोलो ना। हो गया?
अब सेम लाइन में ना, ये तो दोनों पॉइंट्स कंपनी के हिसाब से हो गए, शेयर होल्डर का पीओवी भी लगा लेते हैं। क्या होता होगा शेयर होल्डर के साथ? जो एक्स लिमिटेड का शेयर होल्डर है उसे बदले में किसके शेयर मिलेंगे? तो एक्स के बदले में अगर मुझे वाई के शेयर मिल जाए तो एक्सचेंज हो गया ना। ये भी कल अपन ने बोला था एक्सचेंज को भी ट्रांसफर मानते हैं, बोला था। अगर एक्सचेंज को भी ट्रांसफर मानते हैं तो फिर तो मेरे को जब एक्स के बदले में वाई के शेयर मिलेंगे तो टैक्स बन जाएगा। पर वही चीज है, मेरे को भी रिलैक्सेशन है। अगर अमालगमेशन के कारण अमालगमेटिंग के शेयर होल्डर को अमालगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिलते हैं तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, कोई टैक्स वैक्स लगने वाला नहीं है। और सिमिलर लाइन में आ जाओ डीमर्जर में, इसके शेयर होंगे मेरे पास डीमर्ज के, और इसके शेयर के बदले में मेरे को कुछ इसके शेयर मिल जाते हैं, तो सेम लॉजिक है, इसको भी ट्रांसफर मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर के भी 2 पॉइंट हो गए, कंपनी के भी 2 पॉइंट हो गए। बोलो यार क्या क्या हो गया? दोनों पॉइंट बताओ मेरे को वापस से। अमालगमेशन के कारण शेयर होल्डर को अगर शेयर मिलते हैं तो भी ट्रांसफर नहीं है, और इधर से भी ट्रांसफर नहीं है। लिख लिया? पर यहां पे भी एक चीज ध्यान रखना, एक चीज सिंपल है कि बदले में मुझे शेयर्स ही मिले। क्या बोला मैंने? शेयर्स ही मिले। आपको पता पड़े कि जैसे एक्स लिमिटेड के मेरे पास शेयर पड़े थे, वाई में अमालगमेशन हो गया, तो वाई लिमिटेड से मुझे शेयर भी मिल गया, कुछ कैश भी मिल गया, कुछ और एसेट भी मिल गई, तो इस केस में तो फिर ट्रांसफर मान लेंगे। अगर अमालगमेशन के कारण मुझे अमालगमेटिंग के शेयर्स के बदले में केवल अमालगमेटेड से क्या मिले तो ये ट्रांसफर नहीं, फिर कोई टैक्स देने की जरूरत मुझे नहीं। शेयर्स के अलावा और कुछ मिलता जाएगा तो फिर तो अलग सीन बन जाए। बोलिए। तो ये चाहो तो लिख देना, एक कंडीशन चाहो तो लिख लो, कंडीशन करके। क्या लिखा हुआ है भाई मैंने? ये ट्रांसफर के बदले में कंसिडरेशन में क्या मिलना चाहिए? केवल शेयर्स मिलने चाहिए अमालगमेटेड कंपनी से, बस। हो गया? लिख लिया? और सिमिलरली आ जाओ, इसी तरह से क्या है,
ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर बाय रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्ज। अगर बाय चांस डीमर्जर होता है और डीमर्जर के कारण मुझे रिजल्टिंग कंपनी से शेयर मिलते हैं तो इसे भी ट्रांसफर मान के कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। आपका यह दिमाग तो चलता है कि डीमर्जर के बाद मुझे रिजल्टिंग कंपनी से शेयर मिलते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे डीमर्ज कंपनी के जो शेयर पड़े थे उसकी वैल्यूएशन कम हो गई है। किसी तो मिलेंगे, बोलो ना। तो अगर मिलते हैं तो इस घटना पर कोई टैक्स वैक्स देने की जरूरत मुझे नहीं। क्या हो गया? एग्जाम्पल देखो, जैसे लिस्टेशन 4 में आओ। जैसे क्या कह रहे हैं भाई, ये एम हेल्ड 2000 शेयर इन ए कंपनी एबीसी लिमिटेड, an Indian company. This company amalgamated with another Indian company XYZ Limited. तो मेरे पास एबीसी लिमिटेड के 2000 शेयर हैं। एम मतलब शेयर होल्डर के पीओवी से सोचो, है ना। अरे एम शेयर होल्डर है, तो मेरे पास एबीसी लिमिटेड के 2000 शेयर है। इस कंपनी का अमालगमेशन हो गया एक इंडियन कंपनी दूसरी कंपनी के साथ। क्या नाम है उसका? 31 मार्च 2025 वाले साल। अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन एम वाज अलॉटेड 1000 शेयर इन द न्यू कंपनी। अब मेरे पास 2000 शेयर थे, किसके? अमालगमेशन के बाद मुझे 1000 शेयर किसके मिल जाएंगे? तो 2000 शेयर के बदले में XYZ के 1000 शेयर मिल गए। एक्सचेंज हो गया शेयर। तो मार्केट वैल्यू जो शेयर मिले उसकी 50,000 रुपए ज्यादा है, यानी कि जो मेरे 2000 शेयर की वैल्यू है ना, बदले में भले 1000 शेयर मिल रहे हैं पर उसकी कीमत 50,000 रुपए क्या ज्यादा है। तो देखा जाए तो स्वैप के चक्कर में 50,000 की तो कमाई होगी मेरी। जो शेयर दे रहा हूं उसके बदले में जो शेयर मिल रहे हैं उसकी कीमत तो 50,000 ज्यादा है। कमाई दिख रही है सबको। पर इस 50,000 रुपए की कमाई उमाई पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस घटना को तो ट्रांसफर ही नहीं मानते, सेक्शन 47। तो यहां पे बोला गया है कि बताओ ये 50,000 रुपए को कैपिटल गेन वगैरह बनेगा क्या? असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है टैक्स दे 50,000 रुपए पे। तो जवाब है कि ये ट्रांजैक्शन तो ट्रांसफर ही नहीं है, तो इसलिए असेसिंग ऑफिसर जो मेरे से टैक्स वैक्स मांग रहा है वो सरासर गलत है। हाँ, ये अलग बात है कि जो शेयर मेरे को मिले XYZ के, जब मैं आगे बेचूंगा तो टैक्स बनेगा। अबे किस घटना को ट्रांसफर नहीं माना? स्वैप होने का। एबीसी के बदले XYZ के शेयर मिले। अरे बोलो, इस घटना पे टैक्स नहीं लेंगे, पर अब जो मिले हुए शेयर आगे कभी बिकेंगे, कुछ कमाई होगी तो वो तो टैक्सेबल है ना। बोलिए सब। हाँ, अगला देखिए अब आप, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। क्या है भाई सीन? अगर एज ए नॉन रेसिडेंट, मैं नॉन रेसिडेंट की फीलिंग में बैठा हूं, अगर नॉन रेसिडेंट हूं मैं और मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इंडिया की किसी सरकारी सिक्योरिटीज है। आपको पता होना चाहिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कैपिटल एसेट तो है, हर एसेट ही है सिवाय, अरे याद है ना एक्सक्लूजन के। तो मेरे पास अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मेरे पास अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मैं नॉन रेसिडेंट हूं और मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया किसी को बेच रहा हूं, दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो इस पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेन देन भी ट्रांसफर नहीं माना है। क्या है लेन देन? बोलो वापस से। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। एक बार और बोलो तो। बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। देख लो भाई।
अब काम की जो एक और चीज है उसके ऊपर आ जाता हूं मैं। ये एक और काम आ जाएगी। आपको पता है ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन सब कैपिटल एसेट है। अब देखो ध्यान से क्या बोला है इन्होंने। अगर इस प्रकार की कैपिटल एसेट्स, बोलिए क्या क्या नाम है। ऐतिहासिक चीजें, ऐतिहासिक चीजें होगी सारी, ये है ना, कोई जिसकी वैल्यू है। अगर इस टाइप की कैपिटल एसेट को मैंने ट्रांसफर करा है किस किस को बताइए, या फिर या अदर पब्लिक म्यूजियम्स को, अरे बोलो, तो इस प्रकार के लेन देन को भी टैक्सेबिलिटी के दायरे में नहीं लाएंगे, टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई पुरानी आर्टिस्ट की ड्राइंग है, मैंने नेशनल आर्ट गैलरी को बेच दी, भले पैसे मिले भले कुछ भी हो, पर कोई टैक्स देने की जरूरत मुझे नहीं। सिमिलरली मान लीजिए मैंने कोई म्यूजियम को बेच दी, नेशनल म्यूजियम वगैरह को, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखोगे अब आप, ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट टू, फिर ऊपर चले जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट टू, देख लिए सारे नाम। ये नाम लिख लिए। फॉलोइंग कैपिटल एसेट टू लिखना है, वैसे टू लिख दो आप, ये जो अंडरलाइन करा, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चीव और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे इन्हीं को ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे, है ना। इनके अलावा के लोगों को अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। देख लिया। इसके बाद दो सिंपल बातें और लिखा देता हूं। याद है कल कहा था डिवेंचर को अगर मैं शेयर में कन्वर्ट करा लूं तो क्या होल्डिंग पीरियड निकालते समय पुराने वाले का भी जोड़ना है, लिखवाया था मैंने। अब बस उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं। जैसे मानिए मेरे पास डिवेंचर है और मैंने उसको इक्विटी शेयर में क्या करा लिया, कन्वर्ट, तो डिवेंचर के बदले में शेयर मिल जाएंगे मेरे को, एक्सचेंज हो गया वापस से। क्या इस घटना पे टैक्स देने की जरूरत है? जवाब है कि नहीं।
डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कराना, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराना, इस घटनाओं पे कोई टैक्स नहीं बनता क्योंकि इस लेन देन को भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। अब वापस से वही बात है, देखो दिमाग लगाना। 5 साल पहले डिवेंचर खरीदे, आज मैं उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा रहा हूं, तो कन्वर्जन पे तो कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। पहली घटना, कन्वर्जन पे कोई टैक्स नहीं, 47 सेक्शन लग गया। आगे बढ़ूं। अब वो कन्वर्टेड इक्विटी शेयर का होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए 5 साल भी जोड़ने हैं, ये कल वाला कानून, कानून नंबर 2 कल वाला। और जब मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो फिर लॉन्ग या शॉर्ट देख लूंगा, नेचर तो अब लॉन्ग हो जाएगा 5 साल के अंदर। अरे बोलो ना, इक्विटी शेयर जब बेचेंगे तब कैपिटल गेन निकलेगा। क्लियर है? कन्वर्जन पे टैक्स नहीं है। नए वाली एसेट के होल्डिंग पीरियड में पुराने वाले का होल्डिंग पीरियड ऐड करना है, और बेचते वक्त कैपिटल गेन निकालना कैसे है वो तो कल ही बता दिया मैंने, फॉर्मूला जो भी है। शॉर्ट है तो सेल में से कॉस्ट घटाओ, लॉन्ग है तो भी सेल में से कॉस्ट घटाओ, नए लॉ में तो, पुराना लॉ है तो सेल में से इंडेक्स कॉस्ट घटाओ। यही है ना सीन। और सेम ये डिवेंचर इक्विटी शेयर हो गए, और इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट करा लो तो भी सेम वही लॉजिक। तो दोनों लिख लो बाप। हो गया क्या? बस ये मोटा मोटी ये लेन देन अभी आप याद रख लीजिए। इन सभी लेन देन को करते वक्त कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे नजर डालिए। अरे करूं स्टार्ट? देखिए भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज। ठीक है, किस घटना पे टैक्स नहीं लगेगा। चलिए पहली घटना, मिस्टर ए परचेज गोल्ड इन 1970 फॉर 25,000 इन द PY 24-25 he gifted it to his son at the time of marriage. Fair market value of the gold on the date of gift was 1 लाख। क्या करा है मैंने भाई? लेने समय आएगी आपको। 1970 में मैंने गोल्ड खरीदा था, फिर मैंने अपने बेटे को उसकी शादी में ये गिफ्ट कर दिया, तो क्या इस घटना पे कोई टैक्स मुझे देना है? लॉजिक वही है, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। 47 का लेन देन। अगला, हाउस प्रॉपर्टी परचेज बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन 1945 फॉर 20,000 इट इज गिवन टू वन ऑफ द फैमिली मेंबर इन 24-25 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ द फैमिली। फेयर मार्केट वैल्यू पार्टीशन के समय 12 लाख की है। क्या एचयूएफ को कोई टैक्स देना है इस मकान के? अगेन ये भी 47 का लेन देन है। अगला लेन देन, मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर फॉर ₹40,000 in 1995 which are converted into 500 shares worth ₹85,000। कोई टैक्स नहीं देना इस पे। कन्वर्जन ऑफ क्या था वो, डिवेंचर इनटू शेयर को भी ट्रांसफर नहीं। तीनों ही घटना पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। नॉट और भाई कॉस्ट की बात चल रही है, अभी मैं कॉस्ट की बातें कर रहा हूं कि 47 सेक्शन की बातें कर रहा हूं? 49(1) की एसेट बनेगी रे उसके लिए तो। अरे भाई जिसको वो पार्टीशन में एसेट मिली उसके लिए पता है कौन सी एसेट है? 49(1) की एसेट है। क्या कहा था मैंने? प्रीवियस ओनर से फ्री में मिली आपको। अबे जिस मेंबर को एसेट मिली एचयूएफ से, उसके लिए एसेट कौन सी वाली एसेट है? 49(1) की एसेट है। तो होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त क्या होगा? प्रीवियस ओनर से होल्डिंग पीरियड जुड़ेगा। कल ही बता दिया ना ये तो मैंने। अबे कल बोला था
49(1) की एसेट क्या है? जिसमें की एसेट प्रीवियस ओनर से आपको आती है बिना पैसे के और प्रीवियस ओनर भी टैक्स नहीं देता, तो वो 49(1) की एसेट बनती है जनरली। तो मेंबर के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा? अरे जिस पार्टीशन में मेंबर को एसेट मिली उसके लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा? कल वाला नियम लगेगा ना, प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड ऐड करके निकालेंगे। अभी जैसे बेटे को मैंने गिफ्ट करा तो बेटे के लिए उस ज्वेलरी का होल्डिंग पीरियड कब से चलेगा? मैंने जब से करी, बेटे को मैंने गिफ्ट करी कब? 24-25 में, देखो ना कब गिफ्ट करी मैंने, पर मैंने कब खरीदी थी? तो होल्डिंग पीरियड 1970 से गिनेंगे, क्योंकि बेटे के लिए ये 49(1) की एसेट है। अरे कल बताया था लास्ट वाला पॉइंट, सबसे मेन मैंने कहा था वही है। चलिए जी, तो अब हमारे क्या क्या पड़ाव पार हो गए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। पहले सबसे पहला पड़ाव, कैपिटल गेन क्यों लगता है? कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे लगता है। कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होता है? सेकंड पॉइंट। कैपिटल एसेट के टाइप्स क्या होते हैं? थर्ड पॉइंट। लॉन्ग शॉर्ट बोलो। अगला बात आ गया, ट्रांसफर किस चीज को बोलते हैं? ये पढ़ा होगा शायद, अगला ट्रांसफर किस चीज को बोलते हैं। अगला चीज, कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। और अगला चीज, कौन कौन से लेन देन को ट्रांसफर नहीं माने। आ गया? कल अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 जब अपन कर रहे थे तो उसका लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया था अपन ने। लास्ट वाला पॉइंट भी आपको आ जाएगा, पढ़िए अब अच्छी तरह से लास्ट वाला पॉइंट कहां है। देखो लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। कालीचरण ए बिजनेसमैन had acquired a sculpture for rupees 8,36,600 and a drawing for 20,000 in the year 4-5। तो ये मैंने एक स्कल्पचर खरीदा और एक ड्राइंग खरीदी है, बोलो। He sold the sculpture for rupees 9 लाख to यूनिवर्सिटी and drawing for 15,000 to नेशनल म्यूजियम। बताइए कैपिटल गेन निकालना है क्या? अभी आपने पढ़ा वो ड्राइंग स्कल्पचर को, तो यहां पे जवाब पता है भैया, कोई कैपिटल गेन जनरेट नहीं है। लॉजिक क्या दोगे? ट्रांजैक्शन 47 का है, इसे ट्रांसफर नहीं माना। बोलो सब। चलिए अब आइए अगले पड़ाव पे चलें। अब एक बार मेरे को फॉर्मूला बोल दो कैपिटल गेन निकालने का जल्दी से। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला, अरे यार नेट बताओ ना, सेल माइनस कॉस्ट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मूला सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट पुराने लॉ में, और सेल माइनस कॉस्ट नए लॉ। फॉर्मूला तो इतने ही है ना। कॉस्ट कितने टाइप की होती है? हाँ 2 टाइप की होती है ना, एक का नाम COA और एक का नाम COI, वही होती है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कितने रुपए में कैपिटल एसेट मैंने पहली बार अक्वायर करी। और इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? अक्वायर करने के बाद मैंने और कितने रुपए लगाए। दोनों शब्दों का मीनिंग क्लियर है? बोलो पहले COA का मतलब। यार तुम फिर फुल फॉर्म बोलने लग जाते हो यार। मीनिंग बोलो, मीनिंग। कितने रुपए में कैपिटल एसेट अक्वायर करी। COI का मतलब अक्वायर करने के बाद उस पर और कितने रुपए खर्च करे हैं। डन है सबको? अब वैसे तो COA COI का मतलब बहुत इजी है, और जब तक COA और COI सही नहीं आएगी ना तब तक आपका आंसर भी सही नहीं आए। वैसे देखा जाए तो सही कैपिटल गेन निकालने के लिए मात्र 3 ही चीजें तो सही निकालनी है। एक तो नेचर सही निकाल लो, लॉन्ग शॉर्ट, और सेल प्राइस ढूंढ लो, कॉस्ट ढूंढ लो। मात्र 3 डेटा सही ढूंढ लिए तो आंसर सही है। क्या क्या 3 डेटा? नेचर गड़बड़ हो गया तो वैसे ही मटिया मेल हो गया वहीं पे। नेचर सही डिसाइड कर लो, सेल कंसिडरेशन सही ढूंढ लो, कॉस्ट ढूंढ लो। इसके अलावा तो चौथा तो नंबर ही नहीं चाहिए। क्या है उसके बाद? मात्र 3 डेटा क्वेश्चन के अंदर से सही ढूंढना है। अब अगर इतने से आसान हो जाए, मतलब ये 3 डेटा निकालना इतना आसान तो होगा नहीं। कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे सेल प्राइस निकालने में आप पागल हो जाओगे।
जैसे कल बात उठी थी कि मेरी अगर एसेट आग से जल गई या कुछ होगी तो भी ट्रांसफर मानते हैं, तो दिमाग में वो बात तो आई जाती है कि यार जब एसेट ही जल गई तो फिर सेल प्राइस क्या है, कैपिटल गेन निकालने के लिए तो सेल और कॉस्ट ही है। तो जैसे कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे सेल प्राइस क्या है वो परेशान करेगी, और कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे कॉस्ट प्राइस क्या है वो परेशान करेगी। तो अभी मैं पहले किसको निपटा रहा हूं, कॉस्ट वाले केसेस। तो कुछ ऐसे केसेस अब मैं बताने वाला हूं जहां पे सीओए और सीओआई आपको कानून से निकालनी है। जैसे याद है आपको अभी होल्डिंग पीरियड सिखाया था मैंने आपको, क्यों निकालना होता है होल्डिंग पीरियड, करेक्ट नेचर डिसाइड करने के लिए, याद है। अगर आपने सही होल्डिंग पीरियड नहीं निकाला तो आप करेक्ट नेचर ऑफ कैपिटल एसेट नहीं निकाल पाओगे। वैसे होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या बोला मैंने, खरीदने से बेचने का टाइम बोला ना। पर कुछ केसेस में तो ऐसे नहीं करना है ना, कुछ केसेस में ध्यान रखना है भाई। जैसे 49(1) की एसेट है तो ध्यान रखना, अरे इसमें तो प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग पीरियड जोड़। बोनस शेयर का आते याद रखना, अरे इसका होल्डिंग पीरियड अलॉटमेंट के दिन से चालू करना, लिखवाए ना केसेस। तो वैसे सीओए और सीओआई का मतलब आपको पता ही है जो मैंने बोल दिया जनरली, तो बोलो। पर कुछ केसेस जब होंगे तो आपका सीओए और सीओआई डायरेक्टली आपके सोच के हिसाब से नहीं निकलेगा, आपको कानून के हिसाब से निकाल। तो अब आपका अगला टॉपिक है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस। और इसमें मैं क्या करूं, मैं दो सेक्शन एक साथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके दो सेक्शन है, तो अपन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। एक है 49 और एक है 55। 49, 55। उनसे दो केसेस से बोल दो अब 49, 55। अब इसके अंदर में ज्यादा सबसेक्शंस वगैरह के ऊपर दिमाग न लगाते हुए बस आप तो ध्यान रखना सेक्शन 2 है 49, 50, उसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं सीओए एंड सीओआई ऑफ असेट अक्वायर बिफोर 1401। COA and COI of asset acquired before 1401 बहुत इंपॉर्टेंट कानून। COA COI of asset acquired before 140। ये तारीख में क्या है, सबसे पहले तो ये एड्रेस करना पड़ेगा क्या छिपा है इस तारीख में। तारीख है 1 अप्रैल 2001। कैपिटल गेन के पीओवी से सोचो तो इस तारीख में कुछ है क्या खास। अभी तक के डिस्कशन में आपको लगा इस तारीख में कुछ खास है क्या। बोले बेस ईयर इसी दिन से चालू हुआ था, बिल्कुल सही बोला इसने। CII नंबर का बेस ईयर 2001 2002। अब इंडेक्सेशन करने के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं, बेस ईयर क्या था बोलते हो नहीं, पता कुछ है नहीं, बोलो ना। 100 नंबर था, और अभी जब आते आते हमारा लास्ट ईयर 24-25 का 363 तक नंबर आ गया। अब चक्कर क्या है, अब अपने आप से कल ही पूछना चाहिए था, ये कि आपके अंदर वो दिमाग चलता नहीं है। बेस ईयर बेस नंबर 1-2 से, और 1-2 के बाद हर ईयर के मिल रहे नंबर। तो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर मैंने कोई एसेट 84-85 में बाय की हो और 24-25 में मैं बेचूं, तो मैं ICOA कैसे निकालूंगा। पहले मैं अपनी एसेट का COA लिखूंगा,
फॉर्मूला याद है? इसको मल्टीप्लाई करूंगा 24-25 के नंबर से, ये करता हूं ट्रांसफर वाला नंबर 24-25 363 है, और डिवाइड किससे करता हूं मैं? उस ईयर के नंबर से जिस ईयर एसेट मैंने पहली बार खरीदी या मेरे पास आई, जो भी बोलना चाहो। मेरे पास एसेट कब आई? क्या 84-85 का नंबर है? अब क्या करूं मैं? क्या करूं फिर? डिवाइड 84-85 के नंबर से होना चाहिए ना, बट मेरे पास तो है ही नहीं। क्या करूं फिर? नहीं है तो क्या करूं? ऑब्वियसली 100 से करना पड़ेगा डिवाइड, तो फिर अरे है ही नहीं तो क्या, डिवाइड बाय 100 ही होगा। 1-2 का नंबर ही यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। कुछ समझे? अभी भी आपको फिर टेंशन नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है राम जाने, अभी क्या टेंशन होनी चाहिए फिर? अगर 1-2 के नंबर से डिवाइड करूंगा तो फिर तो महंगाई 1-2 से लेकर 24-25 की एडजस्ट होगी, जबकि होनी तो 84-85 से 24-25 तक चाहिए। अबे हाथ खड़े करो जल्दी से। अगर मैं नंबर से 84-85 से 24-25 करूंगा तो लॉजिक है, पर 84-85 है नहीं तो 100 से करा। तो अगर मैं डिवाइड बाय 100 यानी 1-2 के नंबर से करूंगा तो 1-2 से लेकर 24-25 का एडजस्टमेंट हुआ है। होना कितना चाहिए था? तो क्या सरकार यह मानती है कि 1-2 से पहले महंगाई नहीं बढ़ती थी? 84-85 से लेकर 1-2 के बीच में भी तो महंगाई बढ़ी है। उसका क्या? उसका भी तो कुछ करना चाहिए। अब अगर सरकार 84-85 के नंबर दे भी देती तो फिर कोई 74-75 वाला आ जाता। अरे लोगों के पास तो आजादी से पहले की संपत्तियां बढ़ी हुई है, पूर्वजों की संपत्तियां, अभी तक वो पुराने मकान चल रहे हैं। आजादी के पहले पता नहीं कब के पूरा सेट है वो, राम जाने। तो सरकार अगर नंबर देना चालू कर देगी हर ईयर के तो सरकार खुद पागल हो जाएगी। कहां से स्टार्ट करें फिर बताओ? कुछ ना कुछ तो बेस बनाना था सरकार को। सरकार ने किसको बना लिया? 1-2 को बना लिया। तो उससे पहले की महंगाई का क्या करा सरकार? क्या इग्नोर कर दिया? पहला ऑप्शन। क्या कंसिडर करा? कंसिडर करा तो कैसे करा? क्योंकि नंबर तो 1-2 से दिया था आपने। कैसे करा? अब वो ये इस कॉन्सेप्ट में आपको बता पड़ेगा। अब सरकार बोलती है कि ऐसी एसेट जो मैंने कब खरीदी हुई है, 1401 से पहले खरीदी, उसकी कॉस्ट होगी एक्चुअल कॉस्ट जितने में खरीदी होगी, और 1401 की एफएमवी। एफएमवी मतलब विच एवर इज हायर। विच एवर इज बताइए क्या? हायर। व्हाट डज इट मीन? क्या हुआ इसका मतलब भाई? अगर मान लीजिए कि मैंने एसेट 84-85 में 2 लाख में खरीदी, ये मेरा एक्चुअल सीओए है। व्हाट इज एक्चुअल सीओए? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और 1401 के दिन इसकी एफएमवी 4 लाख है। तो कैपिटल गेन के लिए सीओए कितने को मानेंगे? फिर मैं 4 लाख का इंडेक्सेशन कर सकता हूं। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 24-25 का नंबर डिवाइड बाय 1-2 का नंबर। अब मेरे को 1-2 के नंबर से डिवाइड करने में बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अभी भी आधे लोग नहीं समझे कि क्यों। पहले लग रहा था, अभी नहीं लग रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि कॉस्ट की सरकार ने 4 को बेस बना लिया, जो ऑलरेडी कितनी थी मेरी। तो 2 का 4 करने का जो मौका है वो ऑलरेडी 1-2 से पहले की महंगाई को कंसिडर कर रहा है। अरे आ गया क्या? तो सरकार ने क्या तिकड़म बैठा दी? समझ में आ गया आपको? 1-2 से नंबर है तो 1-2 के उस 1-2 या उसके बाद की महंगाई तो नंबर से एडजस्ट हो जाएगी। हाथ खड़े करो ना। पहले की महंगाई का क्या करा हमने? कॉस्ट ही विचेवर इज क्या करते थे हम? हायर करते थे। विचेवर इज हायर मतलब किस क्या गया? एक्चुअल कॉस्ट। और 1401 की एफएमवी विचेवर इज हायर। अगर महंगाई बढ़ी है तो 1401 की एफएमवी ज्यादा होगी आपकी। कॉस्ट ही ज्यादा ले लो ना, क्या टेंशन में जीते हो फोकट? हाँ या ना? तो जब भी मैं कैपिटल गेन निकालूंगा तो कॉस्ट निकालते समय यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि मान के चलो
भले मैं 24-25 में एसेट बेच रहा हूं, पर वो हो सकता है कि बहुत पुरानी पड़ी हो मेरे पास। तो अगर पुरानी मतलब कितनी पुरानी, बिफोर 1401 वाली है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से निकलेगी, इस लॉ से निकलेगी। बोलो लॉ क्या है? एक्चुअल सीओए और एफएमवी एज ऑन 1401 विच एवर इज हायर। हायर, लोअर मत कर देना। लॉजिक है यार, अभी ये क्या बता रहा हूं। लोअर करोगे तब तो बर्बाद कर दोगे आप अपने आप। फिर क्या मतलब, महंगाई को आप एग्जिट से नहीं कर रहे फिर तो। आ गया। कौन सी एसेट का नियम है ये? कोई सी भी कैपिटल एसेट, बस खरीदने का दिन क्या होना चाहिए? जमीन, मकान, ज्वेलरी, शेयर, जो भी हो 1401 के पहले के होने चाहिए। मेरे को फर्क नहीं पड़ता एसेट कौन सी है, मेरे को फर्क पड़ता है खरीदी कब है, डेट से फर्क। क्लियर है? अब अगर इतना दिमाग आपका है तो अब सिंपल सी बात का जवाब दो। अब मैं बोल रहा हूं, इन्होंने एक और लॉ बोला, सीओए का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, विच एवर इज हायर। अब ये बोल रहे हैं 1401 से पहले जो मैंने इंप्रूवमेंट्स करा है, क्या करा है, वो इग्नोर करेंगे, उसकी कॉस्ट जीरो मानेंगे, उसको माइनस नहीं करने देंगे। वैसे मैं गेन निकालते समय दो कॉस्ट माइनस कर रहा हूं, सीओए, सीओआई। ये बोल रहे हैं कि 1401 वाला लॉ लगेगा अगर, तो इंप्रूवमेंट 1401 से पहले का इग्नोर करना पड़ेगा। वाई? अब सोचो क्यों इन्होंने बोला कि 1401 के पहले का इंप्रूवमेंट हम नहीं माइनस करने देंगे। लॉजिक सिंपल है, कॉस्ट निकालने में इन्होंने क्या कंसीडर करा? एफएमवी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने 84-85 में एक मकान खरीदा एक फ्लोर का, 95-96 में मैंने उसके ऊपर एक और फ्लोर बनवा ली। तो जब 1401 के दिन एफएमवी निकल रही होगी तो उसमें तो दोनों फ्लोर की वैल्यू ऑलरेडी आ रही होगी। तो जब एफएमवी में ऑलरेडी दोनों फ्लोर कंसीडर हो गए और विच एवर इज हायर को कॉस्ट बना दिया, तो फिर ये वाला जो इंप्रूवमेंट है ये आप वापस कैसे माइनस कर सकते हो? क्योंकि आपकी तो कॉस्ट ही ऑलरेडी इंप्रूव होकर आई है। क्या बोला इन्होंने? एक्चुअल कॉस्ट मतलब 84-85 की कॉस्ट, और कंपेयर किससे करा? तो जो सीओ है वो तो एक फ्लोर का है और एफएमवी तो हायर, हायर को आपने कॉस्ट बना लिया, ऑब्वियसली हायर आ जाएगी। तो फिर ये वाला आइटम को वापस क्यों माइनस कर दो? ये तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। फिर मैथ्स नहीं आती ना आपको? पक्का बताओ, नहीं आती ना? लॉजिक बिल्कुल नहीं आता ना आपको? तो अगर लॉजिक आता है तब तो आपको समझ में आएगी होगा क्यों इग्नोर करना है इसको। तो फाइनली मेरे को क्या ध्यान रखना है 1401 से पहले, कि अगर मेरी कोई एसेट है, बोलो यार, तारीख भी तो बोलो, तो उसका सीओए, अरे मुंह से बोलो, क्या करो, विच एवर इज हायर, हायर, और 1401 से पहले इंप्रूवमेंट्स अगर है तो वो क्या कर दूंगा, लेस। अब समझो 84-85 में एसेट खरीदी, 95-96 में इंप्रूवमेंट करवाया, फिर वापस 5-6 में एक और इंप्रूवमेंट करवाया। 5-6 वाला माइनस करूंगा, अबे 5-6 वाला करूंगा। मैंने ये बोला कि इंप्रूवमेंट इग्नोर ऑलवेज। मैंने केवल बोला है 1401 से पहले जो इंप्रूवमेंट्स मैंने कराए, जितना खर्चा करा वो इग्नोर। गड़बड़ तो नहीं करोगे? मैं बार बार बोल दिया गड़बड़ करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे तो, आपकी आराम से आप देखते रहना गड़बड़ करनी है कि नहीं करनी है। तो अभी आइए सीओए बराबर, बताइए क्या है सीओए इसका? बोल दो भाई, विच एवर इज हायर। हो गया क्या? और क्या लिख रहा हूं मैं दूसरा? COI बिफोर 1401 shall be
1 पॉइंट 2 पॉइंट। वापस से बोलता हूं, अगर मैंने कॉस्ट निकालने में गड़बड़ कर दी तो गेन तो 100% गलत आएगा। जब गेन गलत आ गया है तो वहीं खेल खत्म हो चुका है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस हेड के इनकम निकालने के जो सॉल्यूशंस आएंगे, बड़े से बड़ा 10 लाइन का क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन 4 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मेट तो फिक्स ही है, सेल प्राइस माइनस खर्चे, नेट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। अबे यही तो आइटम चाहिए, पर वो 4 आइटम जो मेन, तो 2 ही आइटम मतलब सेल और कॉस्ट, वो सही ढूंढना जरूरी हो 10 लाइनों में से। अगर वो नहीं सही निकले तो इतना सस्ता हेड होने के बावजूद, इतना कैलकुलेशन वाइज सिंपल होने के बावजूद सब गड़बड़ हो जाएगा। और तो और मैंने क्या बोला था, इस हेड का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो मैं क्या, आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। और बताओ, टोटल इनकम की कैलकुलेशन में ये नहीं आता है, जो 15 नंबर वाला कैलकुलेशन के आते हैं ना, उसमें इस हेड पे फोकस नहीं होता, उसमें दूसरे हेड्स में होता है, और इसका सेपरेट अलग से क्वेश्चन बना के फोकस करते। तो नहीं तो क्या बोलो, इंपॉर्टेंस तो आपको पता पड़ी गई है, बार बार तो क्या समझे। अब इतना सब होने के बाद भी एक ट्विस्ट है, लैंड और बिल्डिंग नामक कैपिटल एसेट के केस में 1401 की एफएमवी किसी भी हालत में 1401 की स्टैंप वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। एक और ट्विस्ट छोटा सा, लैंड और बिल्डिंग के केस में, आपको पता है लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, कौन सी लैंड नहीं है बोल दो यार, आप बोलोगे नहीं तो फिर मजे नहीं आता है यार। बाकी सब तो है, हर लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट। आपको पता होगा ये कि लैंड और बिल्डिंग की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के टाइम स्टैंप ड्यूटी दी जाती है, तो उसकी एक स्टैंप वैल्यू होती है। क्या होती है? अब इन्होंने बड़ी ट्विस्ट डाला है, इन्होंने बोला कि ये कानून जब मैं लगाऊं लैंड और बिल्डिंग के केस में, ये वाला कानून जो 1401 वाला कानून बोल देता हूं, जब मैं ये कानून अप्लाई करूं लैंड और बिल्डिंग के केस में, तो 1401 की एफएमवी कैन नॉट एक्सीड 1401 की स्टैंप। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सपोज करें एक लैंड है मेरे पास, उसका एक्चुअल कॉस्ट है बेटा 6 लाख, ऑब्वियसली 1401 के पहले की है, 1401 के पहले की है, क्योंकि 1401 के पहले की अगर एसेट नहीं है तो ये पूरा नियम किसी काम का नहीं, फिर तो कॉस्ट वही है जो कॉस्ट है। अबे मूर्खो, क्या बोल रहा हूं मैं यार, ये कौन सी एसेट की कॉस्ट का नियम है? जो मैंने 1401 से पहले एक्वायर करी। अरे डन है, तो एक्चुअल कॉस्ट 6 लाख है मेरा, और एफएमवी बेटा 1401 के दिन इस एसेट की 8 लाख, और इसी एसेट की स्टैम्प वैल्यू 1401 के दिन 7 लाख। तो अब मैं क्या करता हूं, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करता हूं, विच इसे एफएमवी से कंपेयर करता हूं। पर अब मेरे को ध्यान रखना, एफएमवी कितनी है, स्टैम्प वैल्यू कितनी है, एक बार और बोलो तो वापस से, एफएमवी कितनी है, स्टैम्प वैल्यू कितनी है। तो एफएमवी कैन नॉट एक्सीड स्टैम्प वैल्यू, मतलब मेरे को 8 की जगह किसको बेस बनाना है, अब विच एवर इज हायर, तो कॉस्ट इज इक्वल टू 7 लाख। समझ आ गया? एफएमवी कैन नॉट एक्सीड, वो याद है जैसे ER इज इक्वल टू AR और FR, सब्जेक्ट टू एसआर, वही सब्जेक्ट टू स्टैम्प। ऐसे ही कुछ लैंग्वेज हो गया ना भाषा के हिसाब से, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे तो नीचे लिख दो भाई, क्या लिखोगे आप? इन केस ऑफ L&B, आप तो पूरा लिखोगे।
In case of L and B, FMV as on 1401 cannot exceed, स्टैम्प वैल्यू पूरा लिखना है, इसमें मत लिखना, स्टैम्प वैल्यू एज ऑन 14G। हो गया क्या? तो ये बेटा पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हो चुका है। आइए अब थोड़े से क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन 2 पे ध्यान दीजिए। ए ओन्स ए कैपिटल एसेट विच वाज परचेज बाय हिम ऑन 15। कॉस्ट निकालने में ये नियम नंबर 1 काम आएगा भैया। कैसे पता चला मुझे? असेट 1/4/2001 के पहले की है। आगे बढ़ू। ये 4 लाख रुपए में खरीदी, मतलब ये मेरा हो गया एक्चुअल सीओए। अबे ये तो जज कर लोगे यार। मार्केट वैल्यू 1/4/01 की देखो बेटा कितनी है। ये एसेट मैंने 18 लाख में बेच दी 15/4/24। ट्रांसफर के समय खर्चे कितने के हो गए? क्या निकालना है आपको? कैपिटल। ए वाई 25-26 मतलब 24-25 का ही। आइए पहला प्रश्न, जो एसेट बेची कैपिटल एसेट है क्या? हाँ है। दूसरा प्रश्न, नेचर क्या है? लॉन्ग है। अबे नेचर तो लॉन्ग ही है। पुराना लॉ नया लॉ कुछ भी हो, ये तो बहुत पुरानी एसेट है। 99 की एसेट कब बेची है? 24-25 में। कोई सा भी लॉ लगा लो, लॉन्ग ही है। अबे दोनों लॉ में मैक्सिमम टाइम पीरियड 3 साल है। दोनों बातें का जवाब आ गया मेरे पास। एसेट कैपिटल एसेट है, नेचर लॉन्ग है, और ट्रांसफर का ईयर 24-25 है। हाँ है। 3 तो बेसिक चीजें चेक कर ली मैंने, क्योंकि एवाई 25-26 की कमाई के लिए ट्रांसफर कौन से साल होना चाहिए? 24-25। एक बार बोलो तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट। पहला प्रश्न, कैपिटल एसेट है कि नहीं? नेचर लॉन्ग शॉर्ट जो भी है मतलब। और थर्ड ईयर सही है मेरा। तीनों बातें हाँ आगे टिक है। आगे बढ़ता हूं। अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है मुझे, तो कौन सा लॉ लगाऊं, नया के पुराना? जवाब आ गया पुराना लॉ। ट्रांसफर की डेट पढ़ लो भैया, 23 जुलाई 24 से पहले ना यार। तो एलटीसीजी के लिए पुराना लॉ लगाऊंगा। फॉर्मूला हो गया सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। अबे ये सब पहले डिसाइड कर रहा हूं मैं बैठ के, बाद में लिखा पढ़ी चालू करूं। तो अब चालू करूं तो सेल प्राइस लिख दूं 18 लाख। फॉर्मेट तो याद ही आपको। ट्रांसफर एक्सपेंस लिख दूं 5000। नेट सेल प्राइस लिख दूं 1795। और माइनस क्या करूंगा? ICOA इंडेक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट सी है। कॉस्ट निकालने में नियम नंबर 1 काम आ गया। तो एक्चुअल कॉस्ट 4 लाख, एफएमवी 3 लाख, विच एवर इज कॉस्ट इज इक्वल टू 4 लाख को इंडेक्स कॉस्ट में कन्वर्ट कर लूं, मल्टीप्लाई करूंगा 24-25 का नंबर 300, और ऑब्वियसली डिवाइड तो 100 से होना है, क्योंकि 1 यार जब ये वाला लॉ लग जाएगा तो डिवाइड तो 100 से होना है। क्या बोल रहा हूं रे मैं, आधे लोग ये भी नहीं समझ रहे। जब 1401 के पहले के सेट है तो डिवाइड तो 100 से होना है। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ये आ गई। और आगे आंसर बेटा 1 सेकंड में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,43,000। अबे सिंपल है, बर सावधानियां। आप मेरे को देखो कि मैं क्या क्या सावधानियां दे रहा। बीएनपी में मेरा कभी तरीका चेंज नहीं करता मैं, फिक्स है मेरा तरीका। वही एक एक आइटम को एडलेस करने के सोचता रहता हूं। आप भी अपने आप को ना दिमाग में लगो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस्टम को फॉलो करो। वैसे सिंपल लॉ ने बता रखा है तरीका है, बस अपने आप से गड़बड़ क्या क्या हो सकती है वो सब चेक करके चेक स्टार्ट कर। क्लियर? हाँ, देखा जाए तो इसमें नीचे नोट लिखना चाहिए आपको कि कॉस्ट 4 लाख क्यों है।
अबे नोट बनेगा एक, किसका नोट? 4 लाख क्यों है कॉस्ट? और एक और नोट बनना चाहिए, इंडेक्सेशन क्यों किया? 2 नोट होने चाहिए इसके नीचे। क्या है? अरे उससे वो बीच में फंस रहा है, बोलने दे। बोल बोल भाई, बोल जल्दी बोल। है कॉस्ट तो वही रहती है पागल, इंडेक्सेशन नहीं होता बस। अरे कॉस्ट तो 4 लाख ही रहती ना, इंडेक्सेशन नहीं करते बस, ये तो चेंज है नए और पुराने लॉ में। अबे कॉस्ट तो वही रहती ना, बिल्कुल ही क्या नशा करके बैठे हो क्या? अबे अगर बाय चांस ये एसेट 15/4, 1 मिनट रुकी जाओ, 15/4/24 की जगह 24/8/24 को बेचता तो नया लॉ लग जाता। तो क्या चेंज आता? बस ये 4 के 4 माइनस होते। ओनली डिफरेंस क्या होता है? इंडेक्सेशन नहीं करना। कॉस्ट तो वैसी निकलती है ना जैसे निकल रही। नए लॉ ने केवल क्या बंद करा है? इंडेक्सेशन बेनिफिट। हाँ, फिर ये भी अगर लैंड और बिल्डिंग होती तो टैक्स निकालते वक्त वाला ऑप्शन तो है ही एक जो आपके पास। अबे ये लॉ नए पुराने लॉ में सेम ही है ना, कॉस्ट का कानून में क्या दिक्कत है? होल्डिंग पीरियड वैसी निकलेगी, केवल नए पुराने में चेंज किया है बस, इंडेक्सेशन। अरे हो गया, आगे बढ़ो अब। कल तो बता दिया यार भाई। अरे कल बोला तो था इसके बारे में मैंने। कल मैंने क्या बोला था? सेम क्वेश्चन कल भी पूछा था इसने। मैंने कल एक चीज बोली थी आपको, क्या बोला था कुछ याद है आपको? ये देख ले, जो सुन लेना पहले अच्छी तरह सुनना चले। हाँ बेटा बोल। अब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तेरी इज्जत अभी पूरी खराब करेंगे। तो कल ही बोल दिया था मैंने, फिर भले इंडिविजुअल लिखा हो नहीं लिखा हो भाड़ में जाए, मेरे क्या मतलब। मैंने कल ही बोला था अगर केवल गेन पूछ रहा है कमाई निकाल, तो नया लॉ लग रहा है तो नए लॉ से निकालो, पुराना है तो पुराने से निकालो, खत्म। टैक्स भी पूछा है तो इनकम तो नए लॉ से ही निकालनी है, फिर वर्किंग नोट बनाकर पुराने लॉ से भी वो निकाल के टैक्स वेज निकाल के फिर नेट उसको समझा, फिर वही बात वापस से पूछ ली। फोर्थ वाले में आ जाओ। फोर्थ, राम परचेज। अब देख, राम परचेज दे रखा है तो इंडिविजुअली है, हाउस भी दे रखा है ये ले। तो 15 लाख रुपए का मैंने मकान खरीदा बेटा, देखो 30 जून 1994 को, पुराना 1499 से पहले का है। पुराना लॉ नया लॉ तो ट्रांसफर की डेट से जज होगा। अब मैंने खर्चे करे तो एक तो मैंने 95-96 में एक फ्लोर बनवाया 5 लाख का, फिर 2-3 में एक और फ्लोर बनाया 7.5 लाख का, फिर 6-7 में एक और इंप्रूवमेंट कराया 6.25 लाख का। 1401 की एफएमवी कितनी है मेरी? 21 लाख। और 1401 की स्टाम्प वैल्यू कितनी है? 20 लाख। प्रॉपर्टी मैंने कब बेची? ऑब्वियसली नया लॉ लग रहा होगा 23 जुलाई 24 के पहले, पुराना लॉ ही है वैसे। तो 1.25 करोड़ में बेचा और ट्रांसफर के खर्चे कितने हो गए? 1.15। कैपिटल एसेट है, नेचर लॉन्ग है। अब तो मैं जल्दी जल्दी जज करूंगा, ईयर भी सही है 24-20 में। तो अब एलटीसीजी निकलेगा इस क्वेश्चन में फाइनल। बोलो भाई। और पुराने लॉ से एलटीसीजी निकलेगा। तो अगर मैं देखता हूं तो सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन 1.25 करोड़, ये चालू हो गया 1.25 करोड़। ट्रांसफर के खर्चे 1.15, नेट सेल प्राइस आ गई 1,23,85,000। यहां तक तो सभी आ जाएंगे। अब माइनस करूंगा ICOA, ओल्ड लॉ है ना, पुराना लॉ। तो COA निकालते हैं। COA निकालने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। FMV 1401 की कितनी है? 21 लाख। पर क्योंकि ये मकान है तो स्टाम्प वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो 20 और 15 में से ज्यादा। COA 20 लाख है, 20 लाख का इंडेक्सेशन कर लूंगा। तो 20 लाख का इंडेक्सेशन करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 363 डिवाइड बाय 100, 72,60,000।
अब यही आएगा और क्या आएगा। अब मैंने इंप्रूवमेंट करा है 1 2 3, इसमें से ये तो कट है, अब 2 इंप्रूवमेंट माइनस कर दूंगा, 2 3 और 6 7, तो 2 3 का 7.5 लाख है, 7.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 2 3 का नंबर देखो, 2 3 का नंबर 105, ये आ गया इंडेक्स कॉस्ट। अरे इंडेक्सेशन इसका भी करना है और सिमिलरली इसका भी इंडेक्सेशन, सबको माइनस कर के आंसर आ गया 6,72,512। अब आ गया ना 6,72,512। अरे अब तो हो गया, नोट बन जाएंगे जो भी आपके होंगे, वो तो नोट तो बनाने ही। नोट देखो तो इसमें क्या क्या बन गया, एक तो वो बन जाएगा कॉस्ट निकालने का कि कॉस्ट 20 लाख कैसे आई, लॉ पुराना है तो इंडेक्सेशन करा उसका लॉ, एक इंप्रूवमेंट को आपने काट दिया जो उसका लॉ। अबे लॉजिक सबके लिखने पड़ेंगे आप। चलिए तो पहली कॉस्ट तो खत्म हो गई बेटा। आइए अब सीओए सीओआई का दूसरा पॉइंट लिखिए। अब सेकंड, सीओए ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर की कॉस्ट प्राइमा फेशिया अगर सोचे तब तो बोनस शेयर की कॉस्ट 0 होती है, 0 होती है, फ्री में मिलते हैं यार। पर अगर दिमाग लगाया कि अगर बोनस शेयर मान लो 1401 के पहले मिले हो तो फिर तो ऊपर वाला लॉ लग जाएगा। 1401 के पहले के तो ऊपर वाला लॉ अगर लगाए अपन 1401 के पहले के बोनस शेयर में तो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट 0 और 1401 की एफएमवी विचएवर इज हायर, तो हायर तो वही आएगी। तो मैं बोनस शेयर का लॉ एक्चुअल में लिखाने की जरूरत नहीं थी, पर मैं आपके रेक्टिफिकेशन के हिसाब से बोल देता हूं। अगर 1401 के बाद मिले बोनस शेयर तब तो कॉस्ट 0 है। कब हुआ लॉट, अगर तब तो कॉस्ट 0 है। पर अगर बोनस शेयर 1401 के पहले मिले तो 1401 की एफएमवी को कॉस्ट माने। क्या बोला वैसे बोलो, लिखिए इफ अलॉटेड बिफोर 1401, बताओ कॉस्ट क्या होगी। FMV as on 1401. If allotted on or after 1401, FMV क्या, सॉरी कॉस्ट 0 है। फिर कॉस्ट 0 है। नेक्स्ट 2 और कर लेंगे, तीसरा भी बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ राइट शेयर, ये नहीं लिखा गया अभी तक। राइट शेयर की कॉस्ट क्या होती है भाई, अब ध्यान से सुनो, ये सेम पॉइंट अपन ने होल्डिंग पीरियड में भी लिखे। वो अलग चीज है, बोनस शेयर की होल्डिंग पीरियड कब से स्टार्ट करूं, अलॉटमेंट के दिन से। अब ये क्या पूछ रहा है, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या है, ये है।
अरे दो अलग अलग प्रश्न है रे, इन्हें इधर ही बोनस शेयर लिखा रहे हो, उधर भी लिखा रहे हो, क्या है ये? दो अलग अलग प्रश्न है भाई। उधर होल्डिंग पीरियड का जवाब ढूंढ रहे थे ताकि नेचर निकल जाए, इधर कॉस्ट निकाल रहे हैं ताकि गेन निकल जाए। अलग अलग टारगेट है। राइट शेयर की कॉस्ट क्या होगी भाई? सिंपल है, राइट शेयर तो खरीदने पड़ते हैं यार, तो परचेज प्राइस ही होगी कॉस्ट, सिंपल है। पर यहां पे एक लफड़ा याद है कि अगर जिसको ऑफर मिले वो शेयर खरीदे तब तो परचेज प्राइस, पर अगर मान लो मैंने किसी और को राइट दे दिया है, वो लाठी सर वाले एग्जांपल में आते हैं, मैंने 10 रुपए में उनको ऑफर बेचा था, याद होगा आपको, तो लाठी सर के लिए तो शेयर का कॉस्ट क्या है? याद करो, लाख रुपए तो रिलायंस को देने, उनको शेयर खरीदने के। 1000 शेयर 100 शेयर 1000 की रेट में ऑफर आया था, लाख रुपया तो उनकी शेयर की कॉस्ट वैसे ही है, और 10,000 मेरे को भी तो देंगे, 10,000 ही देंगे। 100 इंटू 100 रुपए मेरे को दे रहे मान लो, तो 100 इंटू 100 10,000 मेरे को भी देंगे, तो उनको तो शेयर फिर 1,10,000 के पड़ जाएंगे ना। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। अगर ओरिजिनल बंदा खरीद रहा है तो परचेज प्राइस, अदर खरीद रहा है, अदर मतलब लाठी सर खरीद है, तो उसके लिए शेयर का कॉस्ट हो जाएगा पीपी ऑफ शेयर 1,00,000 प्लस पीपी ऑफ ऑफर 10,000, तो टोटल उसको शेयर की कॉस्टिंग पैक बढ़ जाएगी 1,10। तो यहां पे 2 पॉइंट लिख रहा हूं मैं। इफ परचेज बाय ओरिजिनल शेयर होल्डर, बोलिए, पीपी ऑफ शेयर, ठीक है। इफ परचेज बाय अदर शेयर होल्डर, तो फिर कॉस्ट क्या होगी? पीपी ऑफ शेयर प्लस पीपी ऑफ ऑफर। और जाते जाते उसको भी फ्री कर लेते हैं, एक और पॉइंट। ये तो राइट शेयर की कॉस्ट है ना, क्या बच रहा है इसका? राइट शेयर का भाई कौन था? राइट ऑफर भी तो था ना एक। अबे राइट ऑफर भी तो बिक रहा है ना, 10,000 रुपए बेचा ना, तो राइट ऑफर का गेन निकालते समय राइट ऑफर की कॉस्ट क्या है? तो सुन लो ना, राइट ऑफर की कॉस्ट ऑलवेज 0 है। चलो एक और कॉमन सेंस बोल लेता हूं, यहां पे वो वाला कानून क्यों नहीं लगाया मैंने 1401 वाला? मैंने बोला ऑलवेज 0 ही, क्यों? बोनस शेयर में तो मैंने क्या बोला था? 1401 के पहले में कॉस्ट एफएमवी एज ऑन 1401 बन सकती है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऑफर आज की तारीख में किसी के पास 1401 के पहले के ऑफर पड़े होंगे? अबे ऑफर का तो नेचर ही शॉर्ट रहता है। ऑफर आता है तो कितने महीने मिलते हैं? 1 महीना 2 महीने में आपको लेना है, या तो लो या बेचो। ऐसा बोल सकता हूं यार मेरे पास ना एक राइट ऑफर पड़ा है 25 साल पुराना, मेरे पास बोनस शेयर पड़े हो सकते हैं 25 साल पुराने, इसलिए वो इफेक्ट कर सकता है 1401, इनको तो कर ही नहीं सकता। एक बात तो पक्की है, राइट ऑफर में तो गेन ही HTCG आएगा, शॉर्ट ही आएगा। लॉन्ग का सोच नहीं पाप है, सोच नहीं पाप है, दिमागी मत लगाना कभी भी। राइट ऑफर का गेन तो शॉर्ट ही आएगा, नेचर लॉन्ग हो ही नहीं सकता है। शेयर अलग है, ऑफर अलग है, 10 बार बोल दिया था मैंने पहले। शेयर अलग है, ऑफर अलग है। तो अगर मैं देखूं ना, तो जैसे मेरा ऑफर आया था 1000 शेयर 100 शेयर 1000 में खरीदने का, मैंने 10 रुपए में ऑफर बेच दिया, तो मेरे ऑफर का सेल प्राइस क्या हो गया? 10,000। 100 रुपए में ऑफर बेचा, 100 रुपए पर शेयर मान लो, तो 100 शेयर का ऑफर 100 रुपए में बेचा, 10,000 सेल प्राइस ऑफर का।
इसमें से माइनस कॉस्ट 0, मेरे को क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का? 10,000। पूरे 10,000 कमाई है ना मेरी, तो जो लाठी सर देंगे मेरे को। ऑफर क्या मिला? बिना पैसे के मिला, वो तो लॉ ने दिलवाया मेरे को। और वो ऑफर बिक कितने में गया? 10,000। तो सेल माइनस कॉस्ट 10,000, कॉस्ट तो 0 है ना। हाँ, अब वो शेयर अगर मैं खरीद के बेचता तब तो कॉस्ट होती। अरे शेयर की तो कॉस्ट है ना, ऑफर की कॉस्ट ही। डन है सबको? चलिए 4 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, अभी और करेंगे।